चलो भाई, आज हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग। पहले कॉन्कैटिनेशन के बारे में और फिर बात करेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन के बारे में और फिर हम स्ट्रिंग क्लास के बहुत सारे मेथड्स को रन करेंगे। कल मैंने आपको वाया कंस्ट्रक्टर भी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सिखा दिया था। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स मैंने आपको बता दिए थे स्ट्रिंग क्लास के। आज अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। और इस काम को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक ये काम हम वाया प्लस ऑपरेटर भी कर सकते हैं, साथ साथ ये काम हम स्ट्रिंग क्लास के कॉन्कैट मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फिर दोनों में हम डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्कैट मेथड एंड अ प्लस ऑपरेटर। पहले बात करते हैं प्लस ऑपरेटर के, ठीक है। लेट्स सी। मान लिया हमने एक स्ट्रिंग ली s इज इक्वल टू, हमने उसमें डाला गुड। देन आई सेड s इज इक्वल टू s प्लस मॉड, ठीक। उसके बाद अगर मैं SOP में जाके इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराता हूँ तो ये बड़ी आसानी से प्रिंट कर देगा गुड मॉर्निंग, यानी कि पुरानी स्ट्रिंग के अंदर हमने नई स्ट्रिंग को जोड़ दिया, ठीक। और जैसे ही आप ये काम करते हो, इसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपसे एक अच्छे से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कस किया जाता है। और वो इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, आप उसमें तो कभी कोई चेंज कर ही नहीं सकते। तो आपने तो यहाँ पर पुराने वाली स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। पहले स्ट्रिंग थी गुड और उसी को आपने बना दिया गुड मॉर्निंग, उसी को आपने बना दिया गुड मॉर्निंग। गॉट इट? आती है मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब तो आपने स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, जबकि हम इतने दिनों से ये पढ़ रहे हैं कि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, उसके अंदर आप कभी भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो अभी भी ये रूल यहाँ पर भी इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि यहाँ हम एक गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम s को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, जबकि s तो एक रेफरेंस वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू तो जब चाहे चेंज की जा सकती है। तो एक्चुअली में मेमोरी में क्या रिप्रेजेंटेशन हुआ होगा, मेमोरी में ये पहला ऑब्जेक्ट बना होगा स्ट्रिंग क्लास का जिसमें गुड आएगा। फिर देखो डबल कोट्स में मॉर्निंग लिखा है, तो उसके लिए भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना होगा मॉर्निंग। फिर इन दोनों के कॉन्कैटिनेशन से फिर मेमोरी में तीसरा ऑब्जेक्ट आया जिसके अंदर लिखा गया गुड मॉर्निंग। ऐसे कहानी, तो पहले वाले में सबसे पहले आया गुड, ठीक है। और इसका रेफरेंस एक वेरिएबल में आपने डाल दिया, दैट इज कॉल्ड एस। और ये रेफरेंस आपने एस में डाल दिया। उसके बाद एक आपने ये वाली लाइन चलाई, तो गुड तो था ही पहले से, प्लस एक और नया बन गया, क्योंकि डबल कोट्स में जावा में कुछ भी लिख दो तो वो अपने आप में एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया मॉर्निंग, ठीक। फिर इन दोनों के कॉन्कैटिनेशन से तीसरा ऑब्जेक्ट बना गुड मॉर्निंग। और फिर आपने यही रेफरेंस उठा के वापस किस में डाल दिया, एस में। तो एस में जो गुड वाला रेफरेंस था वो जाके ओवरराइट हो गया। बस इतना सा काम है। सर ये एस ऑब्जेक्ट नहीं है क्या? एस भैया एक वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट तो बफर में हीप में होता है बेटा। कितनी बार तो आप बेटे, अब तक तुम्हें जावा खत्म हो रही है और आप इस एस को ऑब्जेक्ट कहोगे तो आपको तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। यू हैव टू बिकम अ सुशांत सिंह राजपूत।
बेटा क्या सी बात कर दी तुमने, क्या कर रहे हो? इतने दिनों से क्या पढ़ा रहा हूँ? जावा के 3 एंटरटेनमेंट याद है, बड़े शुरू में अच्छे से पढ़ाए थे। ऑब्जेक्ट, रेफरेंस आईडी, रेफरेंस वेरिएबल, एम्प्लॉय, इवन, ई2, न्यू, इवन। इवन क्या था उसके अंदर? रेफरेंस वेरिएबल। ये क्या है? रेफरेंस वेरिएबल। हाँ ऑब्जेक्ट जी तो सर। बफर होता है। क्या हुआ? ऐसी बहकी बहकी बातें करके डराया ना करो। इन दोनों के कॉन्कैटिनेशन से ये तीसरा स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना, और आपने इसका रेफरेंस इसमें जाके राइट कर दिया, और जब आपने एस को प्रिंट कराया तो उसने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक, अब इस चीज को हम बड़ी आसानी से साबित कर सकते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, S1 बना दूं बेटे मैं इसे, लाइक दिस, और अब मैं यहां पर एसओपी में एस को भी प्रिंट कराऊं और S1 को भी। जब आप S1 को प्रिंट कराओगे तो वो गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा, जबकि S अभी भी गुड ही प्रिंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? पुराने वाले में चेंज नहीं हुआ। अगर पुराने वाले में चेंज जाता तो फिर S को भी प्रिंट कराने पे गुड मॉर्निंग ही आना चाहिए था। ठीक, तो आपसे जानबूझ के ये इंटरव्यू में पूछते हैं, क्योंकि S एक रेफरेंस वेरिएबल है बेटा, सिंपल, उसके अंदर तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आता है। मेक इट क्लियर। ठीक है साहब, ऐसे बैकग्राउंड में कहानी होती है जब आप इस तरीके से कॉन्कैटिनेशन करते हैं। कैसी भी सिचुएशन बच्चों आपको दे दी जाए और आपको स्ट्रिंग में उसमें चेंज करके दिखाया जाए, तो कभी एक्सेप्ट मत करना कि स्ट्रिंग में चेंज होगा। स्ट्रिंग इम्यूटेबल थी, है और रहेगी। ठीक, कभी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में आप वाया स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ऑलवेज, हमेशा याद रखना। तो इसलिए जानबूझ के वो एस प्लस करके एस में ही रेफरेंस दे देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको लगता है इस पुराने वाले ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, क्योंकि एस को आप ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जो अभी आपने से किसी ने बोला। तो एस ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है साहब, अब जब आप प्लस ऑपरेटर के थ्रू स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं तो उसका एक रूल है कि उसके दोनों ऑपरेंड का स्ट्रिंग होना मैंडेटरी होता है। ये छोटा सा रूल लिखो, देखो, whenever you are doing a string concatenation, whenever you are doing string concatenation, using a plus operator, using a plus operator, then both the operands, then both the operands of a plus operator must be string. जब भी आप इस प्लस ऑपरेटर के थ्रू स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन करेंगे तो हमेशा याद रखना आपके प्लस ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड का स्ट्रिंग में होना मैंडेटरी है। ठीक, जैसे कि ये रूल हो गया। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मान लिया हमने फिर से बेटे एक स्ट्रिंग डिफाइन करी, स्ट्रिंग एस इजिकल टू हमने इसमें लिख दिया एज। देन आई सेड string s1 is equal to s plus 10। तो क्या ये कॉन्कैटिनेशन होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू माय रूल, हमारा रूल ये कहता है कि जब भी आप प्लस ऑपरेटर के थ्रू
स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करेंगे तो उसके दोनों ऑपरेंड का स्ट्रिंग होना जरूरी है। अब यहाँ पर एक ऑपरेंड तो स्ट्रिंग है और एक है प्लस, एक है इंटीजर, तो रूल के अकॉर्डिंग ये कॉन्कैटिनेशन नहीं होना चाहिए, बट ये कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। जब आप S1 को प्रिंट कराओगे तो एज 10 प्रिंट हो जाता है, तो एज 10 प्रिंट हो जाता है, जो कि एक्चुअली में होना नहीं चाहिए था। तो ये हुआ कैसे? तो हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, जो ऑपरेंड स्ट्रिंग नहीं था पहले एक्चुअली में उस ऑपरेंड को इंटरनली स्ट्रिंग में बदला गया और फिर प्लस ऑपरेटर को अप्लाई किया गया, और जब प्लस ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड स्ट्रिंग हो जाते हैं तो उसे अपनी टास्क परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसका मतलब बैकग्राउंड में जेवीएम ने इस 10 को बदल दिया स्ट्रिंग में, और बाकायदा जेवीएम के अंदर इस 10 को स्ट्रिंग में बदलने के लिए कमांड चलती है ठीक है साहब, ये बैकग्राउंड में कमांड चली। हमारे पास जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं उन सब की वैल्यू को ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ क्लासेस दी गई हैं जिन्हें हम रैपर क्लासेस कहते हैं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू के चारों तरफ एक ऑब्जेक्ट का रैपर चला दें। तो आप जो भी आप प्रिमिटिव वैल्यू दोगे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, और हर रैपर क्लास ने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया हुआ है, फिर वो टू स्ट्रिंग उसके अंदर की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट चलता है हमें ये 10 स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल जाता है, और तब जाके प्लस ऑपरेटर को अप्लाई। तो इस तरीके से होती है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑपरेंड स्ट्रिंग नहीं होता है उसे पहले स्ट्रिंग में बदला जाता है, अगर वो प्रिमिटिव है तो उसको पहले उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में बदला जाएगा, और फिर उसके ऊपर टू स्ट्रिंग मेथड चला दिया जाता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा है, अगर उसमें एक भी ऑपरेंड स्ट्रिंग आ गया तो फिर रिजल्ट हमेशा स्ट्रिंग में ही आएगा। स्ट्रिंग ये कहती है कि आई एम जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन साहब ये कहते हैं कि जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। मतलब कि अगर आपने पूरे एक्सप्रेशन में एक भी ऑपरेंड स्ट्रिंग बना दिया तो रिजल्ट हमेशा स्ट्रिंग में आएगा, सारी अदर वैल्यूज स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके स्ट्रिंग के साथ चिपकती, दैट मींस कॉन्कैटिनेट होती चली जाएंगी। स्ट्रिंग के अंदर की वैल्यू कभी भी किसी भी अदर डेटा टाइप के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर। ठीक, अब इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आपको एक एक्सप्रेशन सॉल्व करने को देता हूं। मैंने लिखा स्ट्रिंग s इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस गुड प्लस 30 प्लस 40 प्लस मॉर्निंग प्लस 50 एंड प्लस 60। ये अब मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 10 प्लस 20 प्लस गुड प्लस 30 प्लस 40 प्लस मॉर्निंग। अब आप जानते हैं इस एक्सप्रेशन में एक नहीं दो दो स्ट्रिंग है, तो ये तो 100% श्योर हो गया कि रिजल्ट स्ट्रिंग में ही आएगा। बट जब हम इस एस को प्रिंट कराएंगे देन व्हाट विल बी दैट स्ट्रिंग, जरा कैलकुलेट करके बताओ।
करो जरा कैलकुलेट और मुझे बताओ आपके क्या क्या आपके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए। बोलो क्या आंसर आना चाहिए, या किसी ने कैलकुलेट? नहीं किया, किसी ने भी कैलकुलेट नहीं किया? गुड मॉर्निंग 2:10। चलिए देखिए, इसमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आपने सॉल्व करना है, कभी भी आपने अगर किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो हमेशा या तो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं या ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। प्रेसिडेंस तब हम यूज करते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट प्रेसिडेंट के ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में यूज किए गए हैं, यहाँ तो कॉमन ही सेम ही ऑपरेटर है, और जब सारे ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के हैं तो उनकी एसोसिएटिविटी आती है। प्लस ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है, यानी कि लेफ्ट से फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आप इन्हें सॉल्व करते जा सकते। डॉक्टर जरा देखिए कहानी। तो होगा क्या, सबसे पहले हम 10 पिक करेंगे, फिर प्लस ऑपरेटर, फिर 20। तो 10 और 20 इसके दोनों ऑपरेंड पूरे हो जाएंगे, ये नॉर्मली सम कर देगा और आंसर आ जाएगा 30। तो इतने हिस्से को हट के आ जाएगा हमारे पास 30। अब फिर ये पहला ऑपरेंड प्लस ये वाला ऑपरेंड इसके साथ जोड़ देंगे। अब जैसे आप इतने हिस्से को कैलकुलेट करोगे, क्योंकि अब एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, तो फिर रिजल्ट स्ट्रिंग में आएगा, इट विल बिकम 30 गुड। अब क्योंकि एक स्ट्रिंग बन गया तो ये बन जाएगा 30 गुड। अब ये एक ऑपरेंड दूसरा उठाओ 30, अब ये क्योंकि स्ट्रिंग है तो ये भी इसके साथ कॉन्कैटिनेट होता जाएगा, तो सिर्फ पहले दो का सम होगा और बाकी सारे इसके साथ कॉन्कैटिनेट होते चले जाएंगे। ऐसे होती है कहानी। ठीक है जनाब, हमेशा याद रखना। चलो, तो ये मैंने अभी आपको कॉन्कैटिनेशन सिखाया है वाया प्लस ऑपरेटर। अब हम कॉन्कैटिनेशन दोबारा से करेंगे यूजिंग अ कॉन्कैट फंक्शन। पहले मैं उसका प्रोटोटाइप लिखता हूं। इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, फंक्शन का नाम है कॉन्कैट, और इसमें आर्गुमेंट जाता है स्ट्रिंग टाइप। ठीक, चलेगा ना? हमने फिर से अपनी एक स्ट्रिंग ली, उसमें डाला गुड। ठीक, फिर हमने कहा स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू s डॉट कॉन्कैट, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल दी मॉर्निंग, लाइक दिस। तो s में था गुड, इसमें था मॉर्निंग, और दोनों कॉन्कैटिनेट होके s1 में आ जाएगा गुड मॉर्निंग। ठीक, तो यही काम अभी मैंने आपको करके दिखाया था वाया प्लस ऑपरेटर।
और यही काम अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं यूजिंग अ कॉन्कैट फंक्शन। तो दोनों में डिफरेंस भी तो डिस्कस करना पड़ेगा। चलें दोनों में जरा डिफरेंस डिस्कस करने की कोशिश करें। ठीक, देखें कैसे। लेट अस सपोज हमने एक स्ट्रिंग ले ली आई, इसके साथ कॉन्कैटिनेट किया एम, तो आई और एम जोड़ के एक नई स्ट्रिंग इस फंक्शन से बाहर आएगी। जैसी वो इससे बाहर आएगी हमने उसके ऊपर फर्दर चला दिया कॉन्कैट। जब एक फंक्शन कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है तो उस फंक्शन पे डॉट लगा के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट का मेथड चलाया जा सकता है, जैसे मैं आपको एनोनिमस ऑब्जेक्ट में रन करके दिखाता हूँ। तो कॉन्कैट हो गया। अब इस कॉन्कैट के अंदर हमने लिखा गुड, तो अब आई एम के साथ जो आया था उसके ऊपर कॉन्कैट चला आई एम पे, तो ये बन गया आई एम गुड। अब आई एम गुड नाम की स्ट्रिंग रिटर्न होगी, हमने उसके ऊपर फर्दर चला दिया कॉन्कैट और इसमें दे दिया बॉय, लाइक दिस। तो अब अगर हम रिजल्ट चेक करते हैं S1, तो रिजल्ट आ जाएगा आई एम गुड बॉय। 100% अगर आप S1 को प्रिंट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आई एम गुड बॉय। गॉट इट। लेकिन रिजल्ट तो आएगा 100% आई एम गुड बॉय। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे आप काउंट करके बताओ दूसरी और तीसरी लाइन को मिला के स्ट्रिंग क्लास के टोटल कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं यहां पर। दूसरी और तीसरी लाइन को मिला के कितने स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं। 4। चलो, एक बच्चा कहता है 4, और बताओ। 4. ओ, चलो देखो बेटा, आपके सामने कितने लिटरल हैं? 1 लिटरल, 2 लिटरल, 3 लिटरल और 4। 4 तो यही ऑब्जेक्ट हो गए क्योंकि 4 डिफरेंट लिटरल है। क्या बेटे कॉन्कैट फंक्शन से स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा? कॉन्कैट कितनी बार यूज हुआ है? 3 बार, तो 3 इससे भी आएंगे। तो टोटल जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो बनेंगे 7। ठीक है, पहला आएगा आई, दूसरा होगा एम, फिर इनके कॉन्कैटिनेशन से तीसरा बनेगा आई एम, फिर चौथा आएगा गुड, फिर पांचवा आई एम गुड के कॉन्कैटिनेशन से बनेगा आई एम गुड, फिर पांचवा आएगा बॉय, और फिर आई एम गुड और बॉय के कॉन्कैटिनेशन से बनेगा आई एम गुड बॉय। ऐसे होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 7 होते हैं। ठीक है, अब यही काम मैं आपको करके दिखाता हूं वाया प्लस ऑपरेटर। देखें दोनों में क्या डिफरेंस आता है। ठीक, लेट्स सी। हमने लिखा स्ट्रिंग s इजिकल टू, फिर से हमने इसमें आई डाल दिया और नीचे लाइन लिखी स्ट्रिंग s1 इजिकल टू s प्लस n प्लस गुड प्लस बॉय। और अभी भी आपका रिजल्ट सेम आएगा, अभी भी आएगा आई एम गुड बॉय, और ऊपर ये लाइन लिखने से भी रिजल्ट क्या आ रहा है? आई एम गुड बॉय। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब बताओ, इस तरीके से अगर हम कॉन्कैटिनेट करते हैं तो स्ट्रिंग क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं? तो पहले में बने थे 7 टोटल। अब बताओ इसमें टोटल कितने बनने चाहिए पहली और दूसरी लाइन को ध्यान में रखते हुए? 4 सर।
ओ, ये भी मैं समझाता हूँ बेटे। जब हम प्लस ऑपरेटर के थ्रू स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करते हैं तो जेवीएम के अंदर एक अजीबोगरीब कमांड चलती है। क्या कमांड चलती है? अब मैं वो लिखने जा रहा हूँ। ऐसे कहानी होती है। ये देखो सर, ऐसे गॉट इट। सी, जब आप प्लस ऑपरेटर के थ्रू कॉन्कैटिनेशन करते हैं तो सबसे पहले जेवीएम अंदर से एक स्ट्रिंग बफर क्लास का एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाता है। तो स्ट्रिंग बफर का, क्योंकि ये तो म्यूटेबल है, इसका अपेंड मेथड है, पहली स्ट्रिंग इसमें पास कर देगा और वो आ जाएगी आई यहाँ पे, या ऐसे तो एक ही बात है। फिर इस मेथड का रिटर्न टाइप, अपेंड का रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट होगा, तो ये उसके ऊपर फर्दर अपेंड चला देगा, तो यही अब इसी में चली जाएगी। फिर तीसरी पे अपेंड, चौथी पे, और जब सारी स्ट्रिंग आपकी इसके अंदर अपेंड हो जाती है क्योंकि ये म्यूटेबल है, फिर पूरे पूरे स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट पे लास्ट पे क्या चला देता है? टू स्ट्रिंग, जिससे ये पूरी स्ट्रिंग हमें एक्चुअली में स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके मिल जाती है। तो अंदर से एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया गया स्ट्रिंग बफर का, सारी स्ट्रिंग उसके अंदर अपेंड करते चले गए और लास्ट में पूरे स्ट्रिंग बफर को वन गो में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय कॉलिंग अ टू स्ट्रिंग मेथड, और तब जाके हमें रिजल्ट में स्ट्रिंग मिलती है। तो ये कमांड बैकग्राउंड में चलती है जब आप प्लस ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। तो यहाँ मात्र एक ऑब्जेक्ट बना स्ट्रिंग बफर का, नो डाउट चार तो ये बने ही, चार लिटरल है तो यहाँ 5 बनते हैं, वहां 7 बनते हैं। तो एक्चुअली में कॉन्कैटिनेशन करने के लिए प्लस ऑपरेटर इज मच मच बेटर देन कॉन्कैट फंक्शन, क्योंकि कॉन्कैट से एक तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा बनते हैं, प्लस यहाँ सिर्फ स्ट्रिंग को ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, जबकि प्लस ऑपरेटर से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कम बनते हैं और आप किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? ठीक है, चलो, तो ये मैंने आपको सिखाई स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब मैं स्ट्रिंग को आपको कंपेयर करना सिखाऊंगा, जिसके 4 तरीके हमारे पास। एक है इक्वल्स मेथड, एक डबल इक्वल ऑपरेटर, एक इक्वल्स इग्नोर केस मेथड है, और एक है हमारे पास कंपेयर टू मेथड। तो हम इस 4 तरीके से स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि वो सेम है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास का, और एक्चुअली में ये मेथड स्ट्रिंग क्लास का नहीं है, ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है।
और स्ट्रिंग ने इसको ओवरराइड करके अपनी फंक्शनैलिटी दी हुई है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्लास ने भी इक्वल्स में इसको कोई ना कोई फंक्शनैलिटी दी होगी। तो अगर मैं किसी क्लास के ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स चलाऊंगा तो क्या होगा, और जब मैं स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट पे इक्वल्स चलाऊंगा तो नेचुरली उसका अपना ही चलेगा। तो यहां मैं आपको दो दो इक्वल्स पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक, एक ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल जब रन होता है तो वो क्या टास्क परफॉर्म करता है, और जब आप स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल्स चलाते हो तो वो क्या टास्क परफॉर्म करता है। दोनों में आपके साथ अच्छे से डिस्कस करता हूं। गॉट इट? चलिए देखिए जरा। पहले हम ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल्स की बात करते हैं। लिखते हैं इसका प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप तो दोनों में ही सेम रहेगा, बस स्ट्रिंग ने इसे ओवरराइड करके नई फंक्शनैलिटी दे दी है। इसलिए आप जानते ही हैं जब पेरेंट के मेथड को चाइल्ड ओवरराइड कर देता है तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हमेशा चाइल्ड का ही मेथड चलता है। सो इसका सबसे पहले प्रोटोटाइप लिखते हैं। इस मेथड का रिटर्न टाइप होता है बूलियन, मेथड का नाम इक्वल्स, और इसमें आर्गुमेंट जाता है ऑब्जेक्ट टाइप। ऐसे ही अब मान लिया हमने अपनी क्लास बनाई और आज हम ऑब्जेक्ट क्लास का आई होप पहला, दूसरा, तीसरा मेथड आपको पढ़ा। पहला मैंने पढ़ाया था फाइनलाइज जो अब डेप्रिकेट हो गया, दूसरा हमने पढ़ा था टू स्ट्रिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर, तीसरा मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं इक्वल्स स्ट्रिंग हैंडलिंग। सी, हमने अपनी क्लास बनाई 10 और हमारी क्लास की बाय डिफॉल्ट पेरेंट है ऑब्जेक्ट, तो ये इक्वल्स मेथड हमारी क्लास में आ गया तो हम अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट पे आसानी से इक्वल्स चला सकते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया 10 क्लास का पहला, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और T1 पे चलाया इक्वल्स, और T2 उसके अंदर एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट टाइप का आर्गुमेंट जाता है तो आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देते हो। तो अब जब भी ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड चलता है तो इसमें हमेशा दो ऑब्जेक्ट यूज होंगे, एक तो वो ऑब्जेक्ट जिसपे आप मेथड को कॉल करोगे और एक वो ऑब्जेक्ट जिसको आप एज ए आर्गुमेंट पास करोगे। तो ये इक्वल्स मेथड क्या करेगा, आपके रेफरेंस वेरिएबल के कंटेंट्स को चेक करेगा, द वैल्यू ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, यानी कि ये दोनों अगर ये सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। दैट मीन रेफरेंस आईडी, तो दो नए ऑब्जेक्ट बने हैं तो दोनों के रेफरेंस आईडी भी अलग अलग होंगे, तो ये 100% हमें फॉल्स देगा। तो इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का हमेशा वैल्यू ऑफ रेफरेंस वेरिएबल चेक करता है या कंटेंट ऑफ रेफरेंस वेरिएबल चेक करता है। अगर वो सेम है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। और इंटरनली अगर हम इसे खोल के देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास में जाके इसका कोड देखें तो इसने जो दो ऑब्जेक्ट आपने यूज किए थे उनके ऊपर इंटरनली इसने डबल इक्वल ऑपरेटर लगाया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड या डबल इक्वल ऑपरेटर एक ही बात करके एक ही काम करते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। और एक्चुअली इट इज डन बाय डबल इक्वल ऑपरेटर। तो आप कोई भी दो रेफरेंस वेरिएबल अगर डबल इक्वल ऑपरेटर में यूज करते हैं तो वो हमेशा उनका रेफरेंस आईडी कंपेयर करता है, सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक, तो ये रूल लिखिए कि इक्वल्स मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लास
equals method of an object class always compares equals method of an object class always compares the values of reference variable that means reference ID, if they are same, then it returns true. Otherwise it returns false. ठीक, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड चलेगा, जो भी दो ऑब्जेक्ट आप उसमें यूज करोगे, ये उनके रेफरेंस आईडी को चेक करेगा। अगर वो सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करके आपको देगा। ठीक, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के इक्वल्स की, सॉरी स्ट्रिंग क्लास के। हमने स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें डाला हेलो, फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाया s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और उसमें भी हमने डाला हेलो। ठीक है, नाउ अब हमने चलाया बूलियन b इज इक्वल टू s1 डॉट इक्वल्स, पास कर दिया इसके अंदर s2। ठीक, और b को प्रिंट कराने की कोशिश करें। अब आप देख रहे हैं मैंने जो इक्वल्स मेथड चलाया है वो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट पे, तो इसका अपना इक्वल्स चलेगा। अब ऑब्जेक्ट क्लास वाला इक्वल्स नहीं चलेगा क्योंकि इसने ओवरराइड कर रखा है। और जब स्ट्रिंग क्लास का हम इक्वल्स चलाते हैं तो उसमें भी दो स्ट्रिंग क्लास के हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और ये स्ट्रिंग क्लास का इक्वल्स मेथड इस समय ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू चेक करेगा, यानी कि बफर के अंदर जो वैल्यूज पड़ी है वो चेक करेगा। अगर वो सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब चाहे दोनों ऑब्जेक्ट न्यू से बने हो, चाहे दोनों लिटरल से बने हो, चाहे एक लिटरल से बना हो एक न्यू से बना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा स्ट्रिंग क्लास का जो इक्वल्स मेथड है वो ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू चेक करता है, जबकि ऑब्जेक्ट क्लास का जो इक्वल्स मेथड है वो रेफरेंस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को चेक करता है। गॉट इट? लिखो, देखो, द इक्वल्स मेथड ऑफ अ स्ट्रिंग क्लास equals method of a string class
always compares equals method of a string class always compares the values of object if they are same then it returns true. Otherwise false. ठीक, और ये मेथड केस सेंसिटिव है। अगर इसमें एक का एच में कैपिटल बना दूं, एक का स्मॉल बना दूं, तो ये फॉल्स दे देगा, फिर ये सेम नहीं मानेगा। तो ये मेथड केस सेंसिटिव होता है ऑलवेज। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन ये था कि अगर हम स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट पे इक्वल्स चलाएं और उसके अंदर किसी अदर क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दें, लेट्स से T1, तो क्या होगा। अब आप किसी भी बुक्स में जाके देखिए, कहीं भी पढ़िए, स्ट्रिंग क्लास पे जब भी इक्वल्स चलाया जाता है तो उसके अंदर स्ट्रिंग ही क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, किसी और का कोई पास ही नहीं करता। तो आप यहाँ फौरन कहेंगे एरर। अरे बिल्कुल एरर नहीं आएगी, प्रोटोटाइप में देखो ऑब्जेक्ट टाइप का आर्गुमेंट है, और जब हम किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं तो कभी भी उसका प्रोटोटाइप चेंज नहीं करते हैं, कभी भी उसका प्रोटोटाइप चेंज नहीं करते। तो ये 100% कंपाइल हो जाएगा, मगर एक स्ट्रिंग और इनके बीच में कोई कंपैरिजन भी नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो ये सिंपली फॉल्स रिटर्न करेगा। और मैंने इसे भी खोल के देखा, स्ट्रिंग क्लास के इक्वल्स मेथड का हमने कोड ओपन करके देखा और हमने नोटिस किया उसमें इन्होंने क्या किया हुआ है। ये जो इक्वल्स है मेथड है, उसके अंदर अगर हम बात करें तो देखो, अगर मैंने इसमें पास किया T1, तो ये T1 जाके O में कैच हो जाएगा, am I right? और ये चेक करता है ऐसे, इफ O इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, तो कंपैरिजन का कोड लिख देगा। अदरवाइज सिंपली एल्स रिटर्न कर देगा फॉल्स। ये मैं वर्किंग बता रहा हूं कि कैसे काम करता है हमारा इक्वल्स मेथड ऑफ अ स्ट्रिंग क्लास। आगे बात समझ में। तो अगर आपने इसमें स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट दिया है तो वो ओ में जाके कैच हो जाएगा और चेक करेगा क्या वो स्ट्रिंग है, बिल्कुल वो स्ट्रिंग है, इंस्टेंस ऑफ, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। तो लॉजिक लगा देगा कंपैरिजन का। लेकिन अब आपने T1 दिया तो क्या ये स्ट्रिंग की इंस्टेंस है, नहीं है, तो सीधा एल्स में आएगा और क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। इस तरीके से काम करता है आपका इक्वल्स मेथड ऑफ अ स्ट्रिंग क्लास, जबकि वो डबल इक्वल ऑपरेटर यूज करता था जो ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स। अब आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से, ठीक। और ये मेथड केस सेंसिटिव होता है। अगर मैं यहां पर H कैपिटल कर दूं तो अब ये फॉल्स फेंक देगा, अब ये फॉल्स देगा, दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है। आगे मेरी बात समझ में। लेकिन अगर आप केस सेंसिटिवनेस खत्म करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग क्लास का इसका अपना पर्सनल मेथड यूज कर सकते हैं, इक्वल्स इग्नोर केस। अब आप पास कर दो इसके अंदर दूसरी स्ट्रिंग, तो ये केस सेंसिटिवनेस को इग्नोर कर देगा।
ठीक, अब दोनों में स्ट्रिंग में बस हेलो होना चाहिए, चाहे कैपिटल में है चाहे स्मॉल में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इक्वल्स मेथड हो गया, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड हो जाता है। गॉट इट? तो डबल इक्वल ऑपरेटर हो गया, इक्वल्स इग्नोर केस हमारे पास आ चुका है, और इक्वल्स मेथड। अब आता है हमारे पास चौथा तरीका। स्ट्रिंग क्लास ने एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है जिसका नाम है कंपेरेबल। स्ट्रिंग क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। ठीक है साहब, और इसका एक मेथड है कंपेयर टू, जिसे स्ट्रिंग ओवरराइड करती है, और उससे भी हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपेयर टू मेथड कंपेरेबल नामक इंटरफेस का है जो लैंग पैकेज में हमें मिल जाता है। ठीक है जनाब, अब जरा देखें कंपेयर टू मेथड कैसे काम करता है। स्ट्रिंग s1 हमने लिखा हेलो, फिर हमने लिखा स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसमें हमने ले दिया 6 है। ठीक, कंपेयर टू मेथड का रिटर्न टाइप है इंटीजर, और अब हमने लिखा s1 डॉट कंपेयर टू, और इसमें पास कर दिया बेटा s2। ठीक, अब ये कंपेयर टू मेथड क्या करेगा, पहले स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को पिक करेगा, फिर दूसरी स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को पिक करेगा, दोनों की एस्काई वैल्यू निकालेगा और उन्हें माइनस करेगा। अगर आता है 0 तो वे दोनों के अगले अगले कैरेक्टर पे शिफ्ट हो जाएगा, उनको उठाएगा, उनकी भी एस्काई वैल्यू माइनस करेगा। अगर फिर 0 आता है तो फिर कंटिन्यू, जब तक 0 आता रहेगा ये कंटिन्यू करता रहेगा, और अगर सारे कैरेक्टर को माइनस करने पे 0 आया तो दिस मेथड विल रिटर्न 0। और अगर आपके पास z में 0 आ रहा है, इसका मतलब है बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम। इसका मतलब है बोथ द स्ट्रिंग आर सेम, दोनों सेम है। लेकिन जैसे अगर मैं इसका बना दूं कैपिटल H, तो अब वो पहले के स्काई वैल्यू निकालेगा और ये दूसरे के स्काई, दोनों के स्काई वैल्यू को माइनस करेगा, तो अब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब 0 नहीं आएगा क्योंकि स्मॉल लेटर की स्काई वैल्यू ज्यादा होती है और कैपिटल की कम होती है, तो यहाँ फिलहाल 32 आएगा। तो अगर जेड में आती है पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब है फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकंड स्ट्रिंग, और अगर जेड में आती है नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब है सेकंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन फर्स्ट स्ट्रिंग, और अगर इसमें आता है 0 तो इसका मतलब है दोनों स्ट्रिंग सेम है। तो स्ट्रिंग को कंपेयर बड़ा और छोटा चेक करने के लिए ये स्पेशली हम यूज करते हैं स्ट्रिंग की सॉर्टिंग के लिए। जब हमें स्ट्रिंग को सॉर्ट कराना होता है तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है और कौन सी स्ट्रिंग छोटी है अकॉर्डिंग। ठीक, तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। एक हो गया इक्वल्स डबल इक्वल ऑपरेटर, प्लस हमारे पास आ गया कंपेयर टू मेथड। ठीक है, अब हम आपको स्ट्रिंग क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स रन करके दिखाते हैं अच्छे से। पहला मेथड ये देखो,
हमने स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, और यहाँ पे एस स्मॉल कर दिया, फिर इंटीजर्स आर इम्यूटेबल। अब मैंने चलाया str1 पे, अभी पढ़ाया था आपको कंपेयर टू str2, इन दोनों का पहला ये -32 दे देगा, क्योंकि इसका कैपिटल है, इसका स्मॉल है, और इसका वैल्यू ज्यादा होगी, -32 प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने एक और मेथड चलाया कंपेयर टू इग्नोर केस, ये इग्नोर केस सेंसिटिवनेस को इग्नोर कर देगा, और ये अब हमें दे देगा 0, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग वैसे तो डिट्टो सेम है, ठीक, और ये हमें दे देगा 0। उसके बाद हमने कहा str2 कंपेयर टू str3, str2 कंपेयर टू str3, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, 2 और 3 नहीं, इसका ही वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, और फिर str3 को हमने कंपेयर किया str1 से, तो यहाँ पे आ जाएगी एक नेगेटिव, ठीक। चला इसे रन करके देखें, कंपेयर टू इग्नोर केस। पहले में -32 आनी चाहिए, फिर दूसरे में 0, फिर एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। अगला मेथड कॉनकैट, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, देखो एक स्ट्रिंग ले ली, फिर इसके अंदर दूसरी पास कर दी ऑल द टाइम, और देखो इसी को प्रिंट करा रहे हैं। देखने में ऐसे लग रहा है पुरानी स्ट्रिंग में चेंज हो रहा है, लेकिन ये पुरानी स्ट्रिंग में चेंज नहीं हो रहा, ठीक उसी स्ट्रिंग में चेंज हो गया, और हमें आउटपुट मिल जाएगी स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑल द टाइम। चलो इसे चलाते हैं। आ गया, कंटेंट इक्वल्स, देखो स्ट्रिंग क्लास का जो इक्वल्स है वो ये चेक करेगा कि दो स्ट्रिंग के अंदर सेम वैल्यूज हैं या नहीं। लेकिन मान लिया आपके पास एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है और एक स्ट्रिंग बफर का, दोनों में स्ट्रिंग है, और आप चेक करना चाहते हो दोनों अलग अलग हैं कि दोनों के कंटेंट सेम हैं या डिफरेंट है, तो उसके लिए हमें मेथड दिया गया है कंटेंट इक्वल्स। नाउ सी, हमने एक स्ट्रिंग ली नॉट इम्यूटेबल, दूसरी ले ली स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ठीक है। अब एक और बना लिया स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट, जो मैं पढ़ाऊंगा आगे, और उसमें भी नॉट इम्यूटेबल आ गया। str1 पे चला रहे हैं कंटेंट इक्वल्स str3, क्या इन दोनों के, और देखो एक स्ट्रिंग का मेथड, एक स्ट्रिंग के ऊपर चल रहा है मेथड, जबकि आर्गुमेंट किसका है, स्ट्रिंग बफर का, ये दोनों के कंटेंट चेक करेगा और ये दे देगा ट्रू, जबकि इस केस में आ जाएगा ठीक। पहले में ट्रू और दूसरे में फॉल्स। फिर कॉपी वैल्यू ऑफ, मैंने आपको एक कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था जिसके अंदर आप कैरेक्टर टाइप का एरे दे देंगे, साथ में पोजीशन भी दे सकते हैं, बिल्कुल वही काम करता है स्ट्रिंग क्लास के। दो मेथड हैं और ये ओवरलोडेड है, स्टैटिक मेथड है कॉपी वैल्यू ऑफ। अगर आप इस पूरे इसमें कैरेक्टर टाइप का एरे देंगे तो ये पूरी स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप के एरे को स्ट्रिंग में बदल देगा। अगर आप पोजीशन देना चाहें तो पोजीशन भी दे सकते हैं। ये देखो मैंने एक कैरेक्टर टाइप का एरे लिया हेलो वर्ल्ड, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। अब स्ट्रिंग का स्टैटिक मेथड है कॉपी वैल्यू ऑफ, और इसमें str1 पास कर दिया, ये पूरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा, प्रिंट करा दो। अब मैं इसमें कह रहा हूं दूसरी पोजीशन से आगे के 6 कैरेक्टर 0 1 2, यहां से आगे के 6 1 2 3 4 5 6 यहां पे, ठीक ये वैल्यू हमें मिल जानी चाहिए। चलाते हैं कॉपी वैल्यू ऑफ।
आ गया। नेक्स्ट, एंड्स विथ। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर वर्ड से एंड होती है या नहीं, मैं चाहता हूं वो सारे नाम आ जाएं जिनका जो गुप्ता जी हैं सारे, तो आप बड़ी आसानी से ये चीज चेक कर सकते हैं। ये देखो, हमने एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, दिस इज रियली नॉट इम्यूटेबल, और अब हम चेक कर रहे हैं क्या ये वाली स्ट्रिंग एंड होती है इम्यूटेबल वर्ड से। यस, कंडीशन ट्रू हो गई, और खाली टेबल दोगे तो ये फॉल्स देगा। ठीक, एंड से चलाते हैं। तो पहले में ट्रू और उससे अगले वाले में फॉल्स आ गया। इक्वल्स इग्नोर केस और इक्वल्स भी आएगा। ये पहला स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट और यही रेफरेंस कॉपी कर दिया str2 में, तो ये दोनों तो डिटो सेम हो गए। फिर तीसरा न्यू से नया बनाया और इसमें कुछ कैपिटल में दे दिया, तो str1 इक्वल्स टू str2 100%, दोनों सेम है, ट्रू प्रिंट होगा। आगे चलते हैं, str1 इक्वल्स टू str3, str1 str3, ये भी 100% ट्रू होगा। फिर str1 इक्वल्स इग्नोर केस str4, ये भी ट्रू होगा। तीनों के तीनों ये ट्रू प्रिंट करते हैं। ठीक, चलो पहले जरा ये कॉपी कर लो जल्दी से, फिर आगे ही कराता हूँ, जल्दी से नोट डाउन करो।
कर दो क्लोज, हो गया? हो गया सर। हो गया सर। कर दो क्लोज, हो गया? हो गया सर। यस सर। 1 मिनट सर। हो गया सर।
सर हो चुका है।
हो गया? हो गया सर। हो गया सर। सर एक मिनट। हो गया। कर दो क्लोज, हो गया सबका? अगला आता है फॉर्मेट। हमारे पास दो मेथड है बेटा, एक प्रिंटफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की तरह आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ भी यूज कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू द प्रिंटफ मेथड ऑफ सी लैंग्वेज। जैसे आप इसे सी में यूज करते थे, अपनी स्ट्रिंग को फॉर्मेटेड मैनर में आप प्रिंट कराना चाहते थे कंसोल के ऊपर, तो आप प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं। और उसी की टास्क को डुप्लीकेट किया है स्ट्रिंग क्लास के स्टैटिक मेथड में फॉर्मेट। दोनों डिक्टो सेम है, बस डिफरेंस क्या है, प्रिंटफ सीधा कंसोल पे डेटा सेंड कर देगा, जबकि फॉर्मेट मेथड आपको वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना के रिटर्न करेगा जिसे आप रीयूज कर सकते हैं। जबकि प्रिंटफ वाली स्ट्रिंग को आप कभी भी रीयूज नहीं कर पाएंगे। देखो, मैंने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया, एक इंट टाइप का वेरिएबल ले लिया और एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया। गॉट इट? फिर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ यूज किया, द वैल्यू ऑफ फ्लोट वेरिएबल इक्वल टू %f, व्हाइल द वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल इज %d,
एंड द स्ट्रिंग इज %s। तीनों दे दिए बेटे। अब बाद में 3 वेरिएबल, फ्लोट वाली वैल्यू f में जाके प्लेस हो जाएगी, इंट वाली d में चली जाएगी और ये s। सिंपल। लेकिन ये सीधी स्ट्रिंग कंसोल पे जाएगी, ठीक है, जबकि यही स्ट्रिंग मैंने पास करी स्ट्रिंग क्लास के फॉर्मेट मेथड में। द वैल्यू ऑफ फ्लोट वेरिएबल इज %f, द वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल इज %d एंड द स्ट्रिंग इज s। और फिर तीनों वैल्यू, बट इसने ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर दी बेटा। अब इसे आप बार बार रीयूज कर सकते हो, इसे आप सिर्फ कंसोल पे सेंड करेंगे, आप इसे कभी भी रीयूज नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस है बिटवीन printf एंड फॉर्मेट मेथड, जबकि सिंटेक्स दोनों को लिखने का सेम है। ठीक है, अब 2 बार ये स्ट्रिंग प्रिंट होनी चाहिए, एक बार printf के थ्रू और एक बार फॉर्मेट के थ्रू। हमने इस स्ट्रिंग को कैच किया और फिर इसे हमने प्रिंट करा। ठीक, सेम वैल्यू दोनों से आउटपुट फर्स्ट क्लास। गॉट इट। अगला मेथड है गेट बाइट। ये आपको सारे के सारे अपने स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर की एसकाई वैल्यू निकाल के उनका एरे दे देगा। ये देखो हमने एक स्ट्रिंग ले ली बेटा, फिर चला दिया गेट बाइट। इसके अंदर की जैसे w है, अब इसकी स्काई वैल्यू इसकी 0 पे आ जाएगी, टी वाले की 1 पे आ जाएगी, एंड सो ऑन, पूरा एरे बन जाएगा। फिर हमने एरे की लेंथ तक का लूप चला दिया और सबकी स्काई वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। ठीक, आगे सबकी स्काई वैल्यूज हमारे सामने है। ऐसे ही गेट कैर्स मेथड है। एक तो था स्ट्रिंग को कैरेक्टर टाइप के एरे में कन्वर्ट करने के लिए टू कैर एरे, ये पूरी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमारे पास स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है गेट कैर्स। हमने कहा दूसरी पोजीशन से 9 पोजीशन तक की स्ट्रिंग को इसमें से उठाना और इस वाले एरे के अंदर 0 पोजीशन से कॉपी मार देना। तो शुरू के जो 2 इंडेक्स हैं वो पहली स्ट्रिंग को बिलोंग करते हैं और ये लास्ट वाला इंडेक्स दूसरे कैरेक्टर टाइप के एरे को। देखो कैरेक्टर टाइप का एरे है तो 7 कैरेक्टर इसमें से उठाएगा, पहली में से इसमें कॉपी मार देगा। ठीक है साहब, और फिर हमने इसकी लेंथ तक का लूप पढ़ाया। यहाँ से तो 7 कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे, जबकि यहाँ से पूरी स्ट्रिंग। और प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा सेम लाइन पे प्रिंट करता है, आप जानते हो। ठीक, गेट कैर्स पहले 7 कैरेक्टर और फिर ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ से प्रिंट। चलो बच्चे वो मैथड कल खत्म करेंगे और कल हम शुरू करेंगे स्ट्रिंग बफर। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे।